कर दिया, ठीक ठीक है, कर दिया, बहुत बढ़िया है। फोकस कर दे, फोकस 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 फोकस। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आ जाइए फिर आज का सेशन शुरू करें। बड़ा ही जबरदस्त सेशन रहने वाला है। पॉलिटिकल साइंस के कुछ प्रश्न जो हमारी HSSC में आ चुके हैं वो प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए और ज्यादा से ज्यादा हमारा सेशन शेयर कीजिए दोस्तों। बड़ी जबरदस्त क्लास आज की रहने वाली है, ये मेरा सभी से वादा है। चलो बता दीजिए जल्दी से, आवाज आ रही है क्या? जल्दी बताइए, आवाज आ रही है क्या भाई? अरे ये काम बाद में करना, पहले बताओ भी आवाज आ रही है क्या? सही, एकदम सही दिखाई दे रहे हैं। फिर आज का सेशन शुरू करें, आज की क्लास शुरू करें। आइए आइए आइए। यश, रितु शर्मा, ओके रितु आ जाइए। आज का सेशन शुरू करें। पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न मैं लेके आया हूं, वो प्रश्न लेके आया हूं जो हमारे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं प्रश्नों के साथ मैं आपसे मिला हूं, तो आ जाइए और देख लीजिए। आज का जो पहला प्रश्न है वो आपका ये रहने वाला है, भारतीय संविधान का संशोधन जिसमें नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य समाहित किए गए थे, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मूल कर्तव्यों की बातें कर रहा है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन था जिस संशोधन के तहत विहान, नमस्कार विहान, तो बता दीजिए, पहले प्रश्न का आंसर दे दीजिए जल्दी से। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज किस अमेंडमेंट के तहत भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? प्रश्न है, फंडामेंटल ड्यूटीज किस अमेंडमेंट के तहत भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? बता दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। तब तक मैं कुछ विशेष बातें और कुछ विशेष नियम लिख देता हूं, ठीक है? आप याद कीजिए, माननीय महोदया इंदिरा गांधी, उस समय जो हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी, प्राइम मिनिस्टर महोदया का नाम था इंदिरा गांधी। और माननीय महोदया इंदिरा गांधी के बारे में कहा गया कि इंदिरा गांधी जी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। इंदिरा गांधी जी ने कौन सी समिति का गठन किया था? तो जरूर याद रखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने ही फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान में शामिल की थी, यह जरूर याद रखेंगे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने ही, यह जरूर याद रखेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान में शामिल की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन से संविधान संशोधन के तहत यह कार्य हुआ था? तो जरूर याद रखेंगे, 42वां संविधान संशोधन। और कब? 1976 में हुआ था। कौन से संविधान संशोधन का यह कार्य हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। मगर सबसे बड़ा प्रश्न, जब संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, ध्यान दीजिए, जब संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, उस समय इनकी संख्या क्या थी? जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। जब संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, उस समय इनकी संख्या क्या थी? तो याद रखेंगे, जब संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे मेरे दोस्तों, उस समय इनकी संख्या क्या थी? तो जरूर याद रखेंगे, 10 थी। मगर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की अगर मैं बात करूं, तो वाजपेयी सरकार ने 86 संविधान संशोधन, जो 86 संविधान संशोधन हुआ था, वो कब हुआ था? आप याद कीजिए, अमेंडमेंट नेक्स्ट 86 कब हुआ था? 86 संविधान संशोधन मेरे दोस्तों, 86 संविधान संशोधन हुआ था 2002 में।
और 2002 में 86 संविधान संशोधन हुआ और उसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ये जरूर याद रखेंगे, 11वां मूल कर्तव्य। जो 11वां मूल कर्तव्य क्या था तो जरूर याद रखेंगे, 11वां जो अपना मौलिक कर्तव्य था वो था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलवाना हर भारतीय का कर्तव्य होगा। ये जरूर याद रखेंगे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलवाना हर भारतीय का कर्तव्य होगा। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो संविधान किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। कौन सी समिति ने जोड़े थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जोड़े थे। ये जरूर याद रखेंगे, कौन सी समिति ने जोड़े थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जोड़े थे। नेक्स्ट कब? नेक्स्ट 1976 में। और जब जोड़े गए उस समय इन मूल कर्तव्यों की संख्या क्या थी? जोड़े गए उस समय इन मूल कर्तव्यों की संख्या थी मेरे दोस्तों 10। और वर्तमान में कितने हैं? आज वर्तमान में अगर देखें तो 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? भाई ये जरूर याद रखेंगे, 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। मैं 2 प्रश्न लिखूंगा आपके लिए और उन दोनों प्रश्नों का ध्यान आपको रखना है और उन दोनों प्रश्नों का नेक्स्ट आंसर आपको देना है। ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 1 अगर मैं बताऊं, आपसे पूछूं तो बता दीजिए अपना 42वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ? जल्दी बताइए, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ? संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन बता दीजिए लागू कब हुआ? लागू कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से। ए, बी, सी और डी। ठीक है, कब? 1976 में या 5 में लागू हुआ था? 1976 में लागू हुआ था या 1977 में लागू हुआ था या 1978 में लागू हुआ था? जल्दी कमेंट कीजिए कि 42वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, आप हमें टाइम दे रहे हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप याद कीजिए, केसी ऑनलाइन एप्लीकेशन और डी ग्रुप का बैच आप सभी ने सुनी रखा है और सभी ने परचेज भी कर रखा है। तो जरूर याद रखेंगे, फीस जो रखी गई है वो हरियाणा की सबसे कम फीस आपको दिखाई देगी, केवल 1249 रुपए में। और ऑफर आज तक है मेरे दोस्तों, ऑफर आज तक है। केसी ऑनलाइन एप्लीकेशन, डी ग्रुप का बैच और 1249 रुपए, पूरे हरियाणा में सबसे कम फीस में हम बैच उपलब्ध करवा रहे हैं मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। हर एक फैकल्टी आपको अलग अलग सब्जेक्ट की मिलेगी और हर एक सब्जेक्ट का एक एक महारथी आपको मिलेगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है सभी से। तो बता दीजिए नेक्स्ट, ये 42वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? जल्दी कमेंट कीजिए, शाबाश शाबाश, जल्दी कमेंट कीजिए कब लागू हुआ। तो लागू हुआ था, जरूर याद रखेंगे, 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था मेरे दोस्तों। कब लागू हुआ था? 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था। और जो 42वां संविधान संशोधन है, जरूर याद रखेंगे, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? तो जरूर याद रखेंगे, मिनी संविधान। नेक्स्ट, मिनी संविधान भी कहा जाता है। माननीय महोदया इंदिरा गांधी के समय में 42वां संविधान संशोधन हुआ था और भारत में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ये जरूर याद रखेंगे। जब मूल कर्तव्य जोड़े गए थे उस समय इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। मगर वर्तमान में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? तो आज इनकी संख्या 11 है। और कौन से संविधान संशोधन के तहत ये जोड़े गए थे? तो जरूर याद रखेंगे, 42वें संविधान संशोधन के तहत। अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि बता दीजिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज लिए कहां से गए हैं, किस देश से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य, यानी मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो जरूर याद रखेंगे, रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए हैं दोस्तों। किस देश के संविधान से? रशिया के संविधान से लिए गए हैं अपने फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ? 3 जनवरी को लागू हुआ। इसीलिए 3 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? जरूर याद रखेंगे, 3 जनवरी को हम दिवस मनाते हैं, मूल कर्तव्य दिवस मनाते हैं मेरे दोस्तों। कौन सा दिवस मनाते हैं? मूल कर्तव्य दिवस मनाते हैं, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज से एक प्रश्न और बन जाता है और एग्जामिनर ये प्रश्न कई बार हमसे पूछ चुका है। बता दीजिए नेक्स्ट, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या क्या थी?
मूल संविधान में जरूर याद रखेंगे मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्यों की संख्या क्या थी? जल्दी बताइए, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या क्या थी? जल्दी कमेंट कीजिए, मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? कई बार पूछते हैं, क्या 7 थे या फिर 10 थे या 11 थे या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। नेक्स्ट, मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? जल्दी कमेंट कीजिए। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या क्या थी? तो जरूर याद रखेंगे सर मूल संविधान में तो मूल कर्तव्य थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट संविधान लागू होने के 26 वर्ष बाद इन्हें जोड़ा गया था। जरूर याद रखेंगे संविधान लागू होने के नेक्स्ट 26 वर्ष बाद इन्हें जोड़ा गया था। तो जरूर याद रखेंगे 26 यानी 26 वर्ष बाद नेक्स्ट संविधान में इन्हें जोड़ा गया था। ये जरूर याद रखेंगे, संविधान लागू होने के 26 वर्ष बाद संविधान में इन्हें जोड़ा गया था। ये जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सारा प्रश्न आपको याद रखना है दोस्तों। फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर आज का पहला प्रश्न निकला जो हमारी HSSC में पूछा जा चुका है। ये जरूर याद रखेंगे। इससे जुड़े हुए 3-4 प्रश्न मैंने और भी करवा दिए। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज किस अमेंडमेंट के तहत संविधान में जोड़े गए थे? 42वें के तहत जोड़े गए थे। कौन सी समिति ने जोड़े थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जोड़े थे। प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस समय? माननीय महोदया इंदिरा गांधी ने। जब उसे जोड़े गए थे उस समय इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 86 संविधान संशोधन के तहत 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा। नेक्स्ट, जरूर याद रखेंगे। और फिर हमने देख लिया कि ये 42वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था? 3 जनवरी 1977 को। इसीलिए मूल कर्तव्य दिवस मनाते हैं हम 3 जनवरी को। कौन सा दिवस मनाते हैं? मूल कर्तव्य दिवस। और ये 42वां संविधान संशोधन है, इसे मिनी संविधान कहा जाता है। ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, मिनी संविधान कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो मिनी संविधान कहते हैं इस संशोधन को। बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है अब तक का ये भारतीय संविधान का। मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? तो जरूर याद रखेंगे ये रूस से लिए गए हैं और संविधान में इनका उल्लेख केवल नागरिकों के लिए है। जरूर याद रखेंगे मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में केवल नागरिकों के लिए। संविधान में जरूर याद रखेंगे मूल कर्तव्यों, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में केवल नागरिकों के लिए है। नागरिकों के लिए है। ये जरूर याद रखेंगे। संविधान में इन मूल कर्तव्यों को किस लिए समाहित किया गया है? तो संविधान में इन मूल कर्तव्यों को नागरिकों के लिए लिखा गया है। ये जरूर याद रखेंगे। संविधान लागू होने के कितने वर्ष बाद इन्हें जोड़ा गया था? तो 26 वर्ष बाद इन्हें जोड़ा गया था। यानी सारे प्रश्न इससे जुड़े हुए मैंने आपको करवा दिए। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं। धन्यवाद भैया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट, राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति? आप याद कीजिए, राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा जरूर याद रखेंगे। भारतीय संविधान में राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात करें, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में कौन मनोनीत करते हैं? तो मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है हमारे देश के प्रेसिडेंट को। राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कहां से? तो जरूर याद रखेंगे कला से मनोनीत करते हैं। नंबर 2। नेक्स्ट, याद रखेंगे साहित्य से मनोनीत करते हैं। नंबर 3, विज्ञान यानी साइंस से मनोनीत करते हैं। और नंबर 4, समाज सेवा से मनोनीत करते हैं। समाज सेवा से मनोनीत करते हैं। कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय जरूर याद रखेंगे हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है वो कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ये जरूर याद रखेंगे। कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं भाई? 12। तो पहले लोकसभा में भी सदस्य मनोनीत होते थे, मगर आप याद कीजिए
104वें संविधान संशोधन के तहत वर्तमान होम मिनिस्टर अमित शाह या नेक्स्ट हमारी वर्तमान सरकार ने ये जो टॉपिक था ये नेक्स्ट लोकसभा वाला बंद कर दिया भाई। वर्तमान समय में लोकसभा में मनोनीत नहीं, राज्यसभा में मनोनीत होते हैं और 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कहां से? तो कला से, फिर याद रखेंगे साहित्य से, फिर साइंस से और समाज सेवा से, 4 सेक्टरों से मनोनीत किए जाते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। अब इसी तरह का एक प्रश्न बन जाए तो विधान परिषद की बात करें तो जरूर याद रखेंगे विधान परिषद, आपने एक सदन सुना होगा विधान परिषद, विधान परिषद को क्या बोलते हो? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद में राज्यपाल, विधान परिषद में राज्यपाल जो अपने गवर्नर होते हैं, नेक्स्ट गवर्नर सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। तो मनोनयन का कार्य इन 2 व्यक्तियों को दिया गया है। और नेक्स्ट कहां पे मनोनीत करते हैं? तो विधान परिषद में सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कहां से? कला से, साहित्य से, विज्ञान से और समाज सेवा से। और इसी तरह से राज्यपाल नेक्स्ट राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। तो वर्तमान समय की मैं बात करूं तो जरूर याद रखेंगे नेक्स्ट वर्तमान समय में ये जरूर याद रखेंगे नेक्स्ट लोकसभा और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे, लोकसभा और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे, नेक्स्ट अब वो मनोनीत नहीं होते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। अब एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं होते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं। बस ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस क्लास को। और सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना है वो जरूर याद रखेंगे, आज रात 12 बजे तक जो केसी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे डी ग्रुप का बैच है उसकी फीस रहेगी 1249 रुपए। आज रात केवल 12 बजे तक ये ऑफर रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये सूचना आप शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सूचना है जो आपको याद रखनी है। और हर एक शब्द का सब्जेक्ट का अलग अलग महारती मिलेगा। आपका कोई भी प्रश्न हम बाहर नहीं जानेंगे दोस्तों, ये हमारे पे विश्वास रखिए। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकता है? बता दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। नेक्स्ट याद रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3 और आर्टिकल नंबर 4। चारों की कहानी पढ़ लो, दिमाग में बैठा लो। प्रश्न नंबर 1, पहले आर्टिकल में क्या है? नेक्स्ट भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, ये जरूर याद रखेंगे। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन स्टेट ऑफ इंडिया, यूनियन स्टेट ऑफ इंडिया, ये जरूर याद रखेंगे। भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल नंबर 2 क्या बताता है? कोई बाहरी क्षेत्र, कोई बाहरी क्षेत्र, ये जरूर याद रखेंगे, कोई बाहरी क्षेत्र, नेक्स्ट कोई बाहरी क्षेत्र देश में शामिल करना हो, शामिल जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट शामिल करना हो, कोई बाहरी क्षेत्र देश में शामिल करना हो तो याद रखेंगे उसे संसद करेगा, उसे संसद करेगा। कौन करेगा ये कार्य भाई? संसद करेगा, ये जरूर याद रखेंगे। फिर आर्टिकल नंबर 3 क्या बताता है? आर्टिकल नंबर 3 बताता है नेक्स्ट नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन और राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन,
ये कौन करेगा सारा कार्य? तो ये कार्य संसद करेगा मेरे दोस्तों, पार्लियामेंट करेगा, ये जरूर याद रखेंगे। फिर चौथा जो आर्टिकल है वो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, वो दिमाग में बैठा लीजिए। चौथा आर्टिकल क्या बताता है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट कि अनुच्छेद नंबर 2 और अनुच्छेद नंबर 3 पे जरूर याद रखेंगे। अनुच्छेद नंबर 2 व अनुच्छेद नंबर 3 पे, अनुच्छेद नंबर 2 और अनुच्छेद नंबर 3 पे, अनुच्छेद नंबर 2 और अनुच्छेद नंबर 3 पर अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 कार्य नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा, ये जरूर याद रखेंगे। अनुच्छेद नंबर 2 और अनुच्छेद नंबर 3 पर अनुच्छेद 368 कार्य नहीं करेगा दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 1 में क्या है, हमारे देश का नाम है, हमारा देश यूनियन स्टेट ऑफ इंडिया, भारत राज्यों का संघ होगा, ये जरूर याद रखेंगे। कोई बाहरी क्षेत्र यानी कोई बाहरी भाग अगर भारत में शामिल करना पड़े तो उसे कौन करेगा, संसद। किसी राज्य का, नए राज्य का निर्माण, राज्य के नाम में परिवर्तन व राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, ये भी कार्य कौन करेगा, तो हमारे देश की संसद ये भी कार्य करेगी, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, मगर सबसे बड़ा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए कि ये हमें क्या बताता है, हमें बताता है कि आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 पर आर्टिकल 368, अब अमेंडमेंट है 368 में क्या है, तो हम सभी को पता है संविधान संशोधन। नेक्स्ट, संविधान संशोधन नहीं लागू होगा, ये जरूर याद रखेंगे, संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा। तो 368 पर नेक्स्ट कभी भी 368 लागू नहीं होता है, 2 और 3 पर, ये जरूर याद रखेंगे। ये मेरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और यही प्रश्न एग्जामिनर हमसे पूछता है। चलिए, तो हमने क्या देखा, किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत संसद विधि बनाकर किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, तो ये किस आर्टिकल में है, ये आर्टिकल देख लिया हमने, आर्टिकल नंबर 3 में उल्लेख किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए, आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट, हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, प्रतीकों के नीचे जो आदर्श वाक्य अंकित किया गया है वो क्या है, बता दीजिए। हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के नीचे जो आदर्श वाक्य अंकित किया गया है, जल्दी बताइए क्या वाक्य है भाई वो, ठीक है। तो हमें मिलता है सत्यमेव जयते, ये आदर्श वाक्य है, ये जरूर याद रखेंगे। आदर्श वाक्यों के नीचे हमें क्या मिलता है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये जरूर याद रखेंगे। सदा सत्य की विजय हो, ये हमें नेशनल सिंबल में आदर्श वाक्य अंकित किया गया है और यहां से प्रश्न बन जाते हैं। राष्ट्रीय प्रतीकों की बात करें तो आप याद कीजिए, नंबर 1, हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो कब लागू हुए, एक बार तो यही प्रश्न आ गया था हमारे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। आप याद कीजिए हमारे नेशनल सिंबल कब लागू हुए, तो कब लागू हुए थे नेशनल सिंबल, ये जरूर याद रखेंगे आपके। नेक्स्ट 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे, कब, 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे नेशनल सिंबल, ये जरूर याद रखेंगे। 26 जनवरी 1950, ये एजिट प्रश्न आ चुका है, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए ध्यान से, बता दीजिए जब नेशनल सिंबलों की बात कर रहे हैं तो बताइए हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है भाई, जल्दी बताइए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पशु, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पक्षी की, राष्ट्रीय पक्षी, फिर बताइए नेक्स्ट राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु, फिर बताइए राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल, ठीक है। तो बताइए राष्ट्रीय पशु पक्षी क्या है, तो राष्ट्रीय पक्षी है भैया मोर, 1963 से, ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद में राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो जरूर याद रखेंगे बाघ, रॉयल बंगाल टाइगर। और राष्ट्रीय खेल की श्रेणी में किसे रखा जाता है, तो जरूर याद रखेंगे हॉकी। इसी तरह से बता दीजिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। चलो बता दीजिए नेक्स्ट
राष्ट्रीय वाक्य आपने देख लिया। फिर उसके बाद में चलिए, राष्ट्रीय नदी गंगे मां हमारी राष्ट्रीय नदी हो गई। राष्ट्रीय धरोहर पशु बताइए, राष्ट्रीय धरोहर पशु, राष्ट्रीय धरोहर पशु बताइए कौन सा है हमारा राष्ट्रीय धरोहर पशु? तो राष्ट्रीय धरोहर पशु है मेरे दोस्तों हाथी, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से राष्ट्र वाक्य क्या है अपना? सत्यमेव जयते। राष्ट्र वाक्य क्या अपना? सत्यमेव जयते, ये जरूर याद रखेंगे। पूरा चित्र आप अपनी कॉपी में बना लीजिए और ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता निषेध, अस्पृश्यता यानी छुआछूत निषेध का उल्लेख मिलता है? तो बता दीजिए किस आर्टिकल में है, ये बताइए किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 14 क्या बताता है? सभी भारतीय व्यक्ति समान हैं, सभी भारतीय व्यक्ति समान हैं, सभी भारतीय व्यक्ति समान हैं। विधि समान संरक्षण करेगी, विधि समान संरक्षण करेगी और विधि के समक्ष सभी समान हैं। विधि के समक्ष सभी समान हैं, सभी समान हैं। कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल नंबर जरूर याद रखेंगे 14। फिर चलिए आर्टिकल नंबर 15 तो जरूर याद रखेंगे, जाति लिंग धर्म जन्म स्थान और नस्ल के आधार पर सभी समान, के आधार पर सभी समान हैं, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, फिर आर्टिकल नंबर 16 क्या बताता है? ध्यान दीजिए 16, लोक नियोजन, लोक नियोजन के अवसर, लोक नियोजन के अवसर की समाप्ति, लोक नियोजन के अवसरों की समाप्ति। तो अस्पृश्यता और छुआछूत, अस्पृश्यता और छुआछूत ये उल्लेख हमें किस आर्टिकल में मिलता है? तो आर्टिकल नंबर 17, ये जरूर याद रखेंगे आप। आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 14 में क्या है? आर्टिकल नंबर 14 में लिखा है कि सभी भारतीय व्यक्ति समान हैं। किस बेस पे? विधि समान संरक्षण करेगी, ये जरूर याद रखेंगे, और विधि के समक्ष सभी समान होंगे। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। आर्टिकल नंबर 15 क्या बताता है? जाति लिंग नस्ल जन्म स्थान और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 16 क्या बताता है? लोक नियोजन के अवसरों की समाप्ति। पर आर्टिकल नंबर 17 में लिखा गया है अस्पृश्यता व छुआछूत निषेध। मैंने एक बात बोली यहाँ पे कि सभी भारतीय व्यक्ति समान हैं। आप कहोगे सर सभी समान हैं भारतीय व्यक्ति, तो फिर राज्यपाल, ध्यान दीजिए, सॉरी राष्ट्रपति से लिख लेते हैं, राष्ट्रपति, 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 उपराष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन्हें विशेष अधिकार दिया गया है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 361। ठीक है, सांसद,
सांसद को विशेष अधिकार दिया गया आर्टिकल नंबर 105 और विधायक को आर्टिकल दिया गया है 192। तो जरूर याद रखेंगे इन्हें विशेष अधिकार भी दिया गया है और इनसे संबंधित भी एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है कि सभी समान हैं तो इन्हें विशेष अधिकार कैसे दिया गया। तो इन व्यक्तियों को विशेष अधिकार दिया गया है जिन पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता, बाकी 15, 16 और लोक नियोजन व अस्पृश्यता छुआछूत निषेध ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 17 ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? आप याद कीजिए भारतीय संविधान का नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 53 इसमें क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होंगे। राष्ट्रपति जो होगा वो सुप्रीम कमांडर, राष्ट्रपति जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, सर्वोच्च सेनापति होंगे, सेनापति होंगे, ये जरूर याद रखेंगे। राष्ट्रपति क्या होगा? सुप्रीम कमांडर। तो ये भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर किस में है? 53 में है। और ये प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर होंगे? ये प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, ये जरूर याद रखेंगे। कहां से लिया है ये प्रावधान? हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर होंगे, राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होंगे। नेक्स्ट, सशस्त्र बलों में सर्वोच्च कमांडर किसको कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को कहा जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए, मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है। मौलिक अधिकारों में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान किया हृदय, संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को बोल दिया था? तो BR अम्बेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 यानी जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये जरूर याद रखेंगे, BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा, पर विशेष प्रश्न बन जाए तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, NCERT में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार हैं, जरूर याद रखेंगे। मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतर आत्मा कहा गया है। संविधान की जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, अंतर आत्मा कहा गया है, आत्मा कहा गया है, ये जरूर याद रखेंगे। मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतर आत्मा कहा है किसने? तो NCERT ने, जबकि बाबा साहेब अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा बोल दिया था, ये जरूर याद रखेंगे। बाबा साहेब अंबेडकर ने किसे? अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा बोल दिया था। पर जरूर याद रखेंगे ठाकुर भार्गव दास, ठाकुर भार्गव दास की बात अगर मैं करूं तो ठाकुर भार्गव दास ने प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, ये जरूर याद रखेंगे। ठाकुर भार्गव दास ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। किसने? तो ठाकुर भार्गव दास ने, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, 3 प्रश्न बना दिए मैंने।
नेक्स्ट, बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय किसे कहा है? आर्टिकल 32 को, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख मिलता है, ये जरूर याद रखेंगे। फिर एनसीईआरटी ने मौलिक अधिकारों को क्या कहा है? संविधान की अंतरात्मा कहा है। एनसीईआरटी ने क्या कहा है? तो संविधान की अंतरात्मा कहा है, ये जरूर याद रखेंगे। क्या कहा है भी? मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा कहा है, पर जरूर याद रखेंगे। ठाकुर भार्गव दास ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। किसने भाई? ठाकुर भार्गव दास ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, ये जरूर याद रखेंगे आप। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पॉलिटिकल साइंस के, ये आपकी नेक्स्ट एचएसएससी में पूछे गए हैं, वही प्रश्न मैं लेके आया हूं। पर जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना है वो आप सभी याद रखेंगे। केसी ऑनलाइन एप्लीकेशन, केसी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे डी ग्रुप का बैच केवल 1249 रुपए में, पूरे हरियाणा की सबसे कम फीस में हम आपको पूरे टिल एग्जाम तक डी ग्रुप की तैयारी करवाएंगे, और हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर आपको मिलेगा मेरे दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा इस बात को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा ये कोर्स आप खरीदिए। चलो आ जाइए, तो आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो आप याद कीजिए, राष्ट्रगान अपना कौन सा? जनगण मन। जनगण मन, तो आप याद कीजिए। नेक्स्ट, कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? आप याद कीजिए, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1911 में, बिशन सिंह नारायण की अध्यक्षता में। कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो जरूर याद रखेंगे, अध्यक्ष था बिशन सिंह नारायण। बिशन सिंह नारायण था इस अधिवेशन का अध्यक्ष, ये जरूर याद रखेंगे। और बिशन सिंह की अध्यक्षता में सबसे पहले जनगण मन गाया गया, जन गण मन गाया गया। ठीक है, जनगण मन सबसे पहले सरला देवी चौधरी ने गाया था, सबसे पहले गाया सरला देवी चौधरी। सरला देवी चौधरी सबसे पहले सरला देवी चौधरी ने गाया था। जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा गीतांजलि में। कौन सी बुक में लिखा? गीतांजलि में लिखा था, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और भारत सरकार ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्र गान के रूप में स्वीकार किया था, राष्ट्र गान के रूप में स्वीकार किया था 24 जनवरी 1950 को, यह जरूर याद रखेंगे। चलो, तो इस तरह से राष्ट्रगान से संबंधित ये प्रश्न हमारे एग्जाम में बन जाते हैं। ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में एक राज्य जिसकी पहली महिला गवर्नर बनी, पहली महिला राज्यपाल की बात कर रहा है, गवर्नर की बात कर रहा है, अब तक भारत में, जरूर याद रखेंगे मेरे दोस्तों। नेक्स्ट, अब तक भारत में 24 महिलाएं राज्यपाल बनी हैं। 24 महिलाएं
राज्यपाल बनी हैं और 4 महिलाएं उपराज्यपाल बनी हैं। 4 महिलाएं उपराज्यपाल बनी हैं, यह जरूर याद रखेंगे। ठीक है, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो देश की पहली महिला जिन्होंने गवर्नर के रूप में कार्य किया था, तो सभी परिचित हो, माननीय महोदया सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू किस राज्य में रही थी? तो उस राज्य का नाम है, जरूर याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश। मगर मोस्टली मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो हरियाणा के जुड़े हुए हैं, तो बता दीजिए हरियाणा की कौन सी महिला जिसने लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में कार्य किया था? चंद्रावती ओला। चंद्रावती ओला की बात करें तो जरूर याद रखेंगे, चंद्रावती ओला कहां से संबंध रखती है? तो डालावास। डालावास चरखी दादरी से संबंध रखती है, चरखी दादरी से संबंध रखती है, यह जरूर याद रखेंगे। और चंद्रावती ओला ने पुदुचेरी यानी पौंडीचेरी में नेक्स्ट उपराज्यपाल के रूप में कार्य किया। पौंडीचेरी में जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट उप राज्यपाल के रूप में कार्य किया, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। यह हरियाणा की एकमात्र महिला है जिसने यह पद प्राप्त किया है। अब तक हरियाणा की कोई भी महिला राज्यपाल नहीं बनी है मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। अब तक कोई भी महिला हरियाणा की राज्यपाल नहीं बनी है, पर एक महिला वो है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। कौन है? चंद्रावती ओला, जो डालावास चरखी दादरी से है। पर देश की पहली महिला राज्यपाल कौन रही थी? तो माननीय महोदया सरोजिनी नायडू देश की पहली महिला राज्यपाल रही थी। और ये जरूर याद रखेंगे, सरोजिनी नायडू की विषय एक और प्रश्न भी बन सकता है कि सरोजिनी नायडू, याद रखेंगे 2 मार्च 1949 को पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, यह जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है आपके एग्जाम का, यह याद रखेंगे। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। योजना आयोग, अब जो नीति आयोग हो गया, पहली बात तो योजना आयोग नीति आयोग कब हुआ? तो जरूर याद रखेंगे 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग क्या बन गया? नीति आयोग। योजना आयोग जब नीति आयोग बन गया तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हमेशा ही प्लानिंग कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? मैं एक विशेष प्रश्न आपसे शेयर करना चाहूंगा, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष, जिस भी बच्चे को पता है जल्दी से कमेंट कर दीजिए, पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष हमेशा ही प्राइम मिनिस्टर होता था। अब नीति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो जरूर याद रखेंगे, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने, अब भी प्राइम मिनिस्टर होता है, आप सभी को पता है नीति आयोग का अध्यक्ष, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी, ये जरूर याद रखेंगे, जो वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष है 1 जनवरी 2015 से। और योजना आयोग, नेक्स्ट नीति आयोग, योजना आयोग का नाम ही परिवर्तित है, यह जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? आयु के सारे प्रश्न बना देता हूं, देख लीजिए ध्यान से। नंबर 1 राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राज्यपाल, इनकी उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष, याद रखेंगे। फिर उसके बाद में राज्यसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और विधान परिषद, इनकी उम्र होती है 30 वर्ष। कितनी उम्र होती है? 30 वर्ष। फिर याद रखेंगे नेक्स्ट लोकसभा, लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा की उम्र होती है 25 वर्ष, याद रखेंगे, ठीक है। फिर ग्रामीण स्वशासन, ग्रामीण व नगरीय, नगरीय स्वशासन,
ग्रामीण व नगरीय स्वशासन उम्र होती है 21 वर्ष और वयस्क मतदाता की उम्र है संविधान में 18 वर्ष। इतनी ही उम्र याद रखनी है आपको। तो एग्जाम में प्रश्न क्या आया कि नेक्स्ट पंचायत चुनाव लड़ने के लिए किसी उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। ये पूरी सीरीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इतनी ही उम्र पूछी जाती है एग्जाम में, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे वाला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट, अनुच्छेद 371 ए के तहत, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। अनुच्छेद 371 ए के तहत किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? जल्दी कमेंट कीजिए, बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है भाई। इस प्रश्न का आंसर अगर किसी बच्चे ने दे दिया तो उसका सिलेक्शन 100% है भाई। इस बार उस बच्चे का सिलेक्शन 100% है। जल्दी बताइए, अनुच्छेद 371 ए के तहत किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा? जल्दी कमेंट कीजिए। यानी इस प्रश्न का आंसर अगर कोई बच्चा देता है तो उसके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्तों, ये मेरा वादा है। जल्दी कमेंट कीजिए, बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं। बता दीजिए, जल्दी कमेंट कर दीजिए। मैं इंतजार कर रहा हूं अभी तक आपके सभी के कमेंट्स का। शाबाश, बहुत अच्छे। एपेक्स एजुकेशन, तैयारी कर लो, आपकी तैयारी बहुत कमजोर है। इस प्रश्न का आंसर अगर कोई बच्चा देता है 100% सिलेक्शन है उसका, गारंटी लेता हूं मैं। जबरदस्त प्रश्न है क्योंकि यह प्रश्न सीजी लेवल का प्रश्न है मेरे दोस्तों। जल्दी कीजिए। एपेक्स एजुकेशन ने कहा है सर ए है, तो मेरे भाई और पढ़ ले, तुम्हें पढ़ाई की और आवश्यकता है। क्योंकि मैंने कहा ना, इतना आसान प्रश्न नहीं है। मैंने आपसे वादा किया है भी 100% जॉब हो जाएगी। अगर इस प्रश्न का आंसर कोई बच्चा देता है तो जरूर याद रखेंगे। आंसर क्या है इसका? ध्यान दीजिए, क्या है भाई? नागालैंड। तभी तो मैं कह रहा हूं आप सभी से केवल 1249 रुपए में ज्वाइन कर लीजिए केसी ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्योंकि हम आपको ऐसे प्रश्न भी करवाएंगे दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये बात शेयर कर दीजिए, ठीक है। केसी ऑनलाइन एप्लीकेशन 1249, आज रात तक ये ऑफर है, रात 12 बजे तक ये ऑफर है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये हमारा मैसेज दीजिए। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।